हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए बताने वाला हूं। आपको जो है फिजिक्स के देखो इस वीडियो के अंदर पूरा जो पोर्शन है वो कई पोर्शंस में आता है, यानी कि 1 मार्क्स के अलग आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, है ना। एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं, तो कई सारी चीज़ें आती हैं। सभी के लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाए। अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, क्लास 11 में जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितने सब्जेक्ट है, साइंस स्ट्रीम हो या जो फिजिक्स, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास में, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 ऐसी कोई प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, और उस वेबसाइट में, उस वेबसाइट कह रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारी चीज़ें, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे आपको देखने को। जितने भी क्वेश्चन की वीडियो मैं बनाऊंगा सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के और बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए तो आप एक वेबसाइट पे विजिट कर लेना, cclchapter.com, गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अब देखो आंसर्स बनाने में टाइम लगेगा यार, तो आंसर्स आपको खुद ही निकाल के देखने हैं। साथ में बता दूंगा बस मैं कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा रिपीट होता है। कुछ को ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के ये दो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। दो टाइप के 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हमारे कवर अप हो जाएंगे। बाकी जो 3 मार्क्स के हैं, 5-6 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब प्लेलिस्ट के अंदर, इस प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं, एमसीक्यूज की वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में आ जाएगी। अब शुरू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज अरेंज नहीं करे हैं, वो चैप्टर वाइज क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है भाई चैप्टरों में ढूंढने में, कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। मैंने रैंडमली उठा के ऐसे, मतलब जो चैप्टर्स में थे ना, जो पेपर्स में आ चुके थे क्वेश्चंस, वो ऐसे ही इकट्ठे कि फिजिक्स में 1 मार्क्स के जितने थे, 2 मार्क्स कैसे हिसाब से लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक एंड 1 वर्ड वाले सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या हुआ भाई, ऊपर से क्यों आ गया, चला जाए यार ऊपर। देखो अभी वेबसाइट पे खोल के बैठा हूँ मैं सारा, तभी मैं बता रहा हूँ वेबसाइट पे सारा लिख रखा है मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ पर्सन इज इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है भाई तुमको। 1 मार्क्स का है, मतलब आपको बस ये बताना पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस आंसर एक ही सीधा सा जवाब देना आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ अनसीन पैसेज बना के आने हैं। 1 मार्क्स में क्या होता है, 1 मार्क्स का जो आंसर होता है तो 1 वर्ड में आता है हमारा, या फिर एक लाइन लिखनी होती है छोटी सी, बस उससे ज़्यादा नहीं करना होता हमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The bob A of a pendulum released from 30 degree to the vertical hits another bob B of the same mass at the rest of on a table as shown in the figure। ये जो फोटो है इसमें दिखा रखा है जैसा वैसा है। हाउ हाई डज द बोब ए राइज आफ्टर द कोलिजन। जब ये जो ए बोब है ना, ये जो लट्टू सा लटका रखा है, ये जब ऐसे इससे टकराएगा बी से, तो तब पूछ रहे हैं कि कोलिजन जब होगा तो क्या, कितना हाई ये बोब जाएगा। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बोब एंड अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक। अगर तुम कोलिजन को इलास्टिक मानते हुए ये करते हो तो इसका रीजन बताना। ये सारा ये पूरा बता रखा है कि इन्होंने, ये एंगल है इसकी सीध से 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे जाके इसको टक्कर मारता है तो क्या होगा इसके साथ में, तो वो बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपलर थर्ड लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताना है केपलर का तीसरा नियम। राइट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सरफेस ऑफ अर्थ के नियर में जो सैटेलाइट घूमती है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू हमको बतानी है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर, गिव रीजन। क्यों, तो जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का वो ज़्यादा होता है रबड़ के कंपैरेटिवली, कारण देना हमको, रीजन बताना है। When two sound sources are sounded together, then two bits are produced in 0.20 second. Find the frequency of the beat। तो दो सोर्स ऐसे दो बीट कर रहे हैं जो कि 0.20 सेकंड में है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है यहाँ पे। हाउ मच विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एट द एब्सोल्यूट जीरो। जी एब्सोल्यूट जीरो पे जाएगी जब वो गैस, तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हमको बताना है। What is the relation of internal energy of an
आइडियल गैस विद गैस टेम्परेचर, तो इसका जो रिलेशन है वो हमको बताना है यहाँ पे। इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट, तो जो कोएफिशिएंट है एक रेफ्रिजरेटर का क्या वो कांस्टेंट होता है परफॉर्मेंस में, तो बताना है। इफ एन ऑब्जेक्ट इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी वी देन पावर विल बी, पावर का जो है अब आई थिंक यहाँ पे फॉर्मूला लिखना रहेगा आपको कि पावर का फॉर्मूला क्या है। अगर उस पर एफ फोर्स लग रहा है और वी वेलोसिटी से वो चाह रही है तो उस टाइम पे पावर बतानी है हमको। When the momentum of body is increased by 3 times its kinetic energy fill in the blank, अगर किसी बॉडी की जो मोमेंटम है वो मतलब बढ़ा दी जाती है, उसकी इंक्रीज कर दी जाती है 3 टाइम में मोमेंटम को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आई थिंक सो 9 टाइम होती होगी प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद है। मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बता देना कमेंट में, ठीक है। अगर सही है तो भाई ठीक है, गलत हो तो बता देना, ठीक है। चलो मेरे जहाँ तक मुझे याद है 9 के आसपास आना चाहिए, मतलब 3 गुना हो जाती है प्रोबेबली, ऐसे कुछ करके। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग राउंड द सन एज सोन इन फिगर, एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो है ये प्लैनेट है, मतलब ये ए डी बी सी ऐसे करके, और ये हमारा सन है ऐसे। तो एट विच पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पे जाके ए बी सी डी में से कौन से पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बस आपको आंसर में बताना, बस ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी ऐसे करके, ठीक है। ऐसे कोई रीजन वगैरह नहीं देना है। राइट द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से बाहर निकलने के लिए एस्केप वेलोसिटी बतानी है बॉडी की कितनी होनी चाहिए। By virtue of which property does the free surface of liquid try to keep its area minimum, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन वाली है ना वो, जिसमें जो है फ्री सरफेस लिक्विड का वो एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन वाला। कुछ प्रॉपर्टी अलग होती हो तो पता नहीं, बट जो भी है कंसेप्ट सरफेस टेंशन वाला है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो हमें जो है फॉर्मूला लिखना है स्पीड का ट्रांसवर्स वेव के अंदर। A gas is carried through the path AB, BC and CA, यहाँ पे पाथ दे रखे हैं हमको, एक फोटो दे रखा है ए बी ये वाला पाथ है हमारा, उसके बाद BC और फिर CA, ऐसे घूम रही है गैस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एडजॉइनिंग फिगर, जो फोटो दिखा रखे उसके हिसाब से, व्हाट इज द नेट वर्क डन इन द ओल सर्कल, ओल साइकिल, इस पूरे साइकिल में जो वर्क डन है वो कितना होने वाला है हमारा, वो बताना है। मतलब बेसिकली फार्मूला लगाना वर्क डन वाला जो भी है, और प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे हमको दे रखे इस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो चीज़ें, और फोटो के हिसाब से एस्टिमेट करना है। विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट जो है कौन सा, जो थर्मोडाइनमिक में कौन सा लॉ जो है इंट्रोड्यूस करता है वो चीज़। सबसे आसान सा क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या बता दो। फिल इन द ब्लैंक। इज 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, क्या है वो चीज़ बतानी है हमको। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज, वो क्या है 45 डिग्री होता है जहाँ तक याद है। देखो मैंने फिजिक्स पढ़ी है भाई, ऐसा नहीं है पढ़ी नहीं है, बट आई थिंक आज से 5-6 साल पहले, तो इतना याद नहीं है, ठीक है। ये सारे अगर आंसर्स वगैरह लिखूंगा मैं, बट टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा मेरे को भी किताबों में गाइडों में कहीं कहीं से। तो फिलहाल मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लोगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनमें से ही क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाले हैं। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है मैंने जब पढ़ा था तो 45 था, मतलब हो सकता है मैं गड़बड़ भी हूँ, एक आधे में गड़बड़ हो तो भाई माफ कर देना मेरे को, ठीक है। और अगर गड़बड़ लगे तो कमेंट में भी कर देना कि हाँ भाई तुमने गलत बता दिया, इसका ये था, तो आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि कोई दूसरा भाई जो है गलती ना करे उसमें, क्या पता कोई मेरे ही भरोसे चल रहा है एक आध तो। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ मशीन इज कॉल्ड खालिस्तान ऑफ द मशीन, तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है एक मशीन के द्वारा उसको क्या कहते हैं हम, वो एक डेफिनेशन थी यार कोई, ये डेफिनेशन में ये पार्ट। द वैल्यू ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज डिटरमाइंड टू बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है किसकी है, ये जो ये दे रखे हमको। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन में हो जाता है ना बॉल बियरिंग लगाने की वजह से, तो वो है यहाँ पे बस रोलिंग लिखना है, ओके आपका काम ऐसे। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डाया एटोमिक गैस इज, तो नंबर ऑफ डिग्री कितनी होती है वो बताना हमको कुछ ऐसा। व्हेन अ बॉडी बीइंग एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स देन द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक वाइब्रेशन, कौन सी वाइब्रेशंस होती है, डेफिनेशन आई थिंक कोई। 4.18 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू कैलोरी ऑफ हीट, कितनी कैलोरी ऑफ हीट के बराबर होती है वो बताना है।
The angle inside the liquid between the tangent of the solid surface and the tangent to the liquid surface at the point of contact is called, fill in the blank there का, for that pair of solid and liquid. The equation of simple harmonic motion, ये जो equation है y is equal to 10 sin so pi t, तो give value of amplitude of oscillation, तो इसके हिसाब से आपको जो है वैल्यू देनी है एम्पलीट्यूड की ऑक्सीलेशन के दौरान में, वो बताना है। इसमें से जो है ना हार्मोनिक वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन अच्छे से कर लेना, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके। व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू अ गैसियस सिस्टम देन इंटरनल एनर्जी ऑफ इंक्रीजेज बाय 60 जूल, फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी कि उसको किसी को 200 जूल हीट दी जाती है गैसियस सिस्टम के द्वारा, तो इंटरनल एनर्जी उसकी 60 जूल बढ़ जाती है, तो उसका जो काम बताना है हमको, वर्क डन। Write the relation between the coefficient of linear expansion alpha and coefficient of surface expansion beta of a solid material, तो इनके बीच का हमको जो है यहाँ पे रिलेशन बताना है। इफ आ वेक्टर सी, ये जो है ना ऊपर आता है, ये साइड में नहीं आता, ये ऊपर आता, बट लिखने नहीं देते भाई गूगल वाले, क्या करें हम भी, है ना, तो ऐसे लगा रखा है मैंने, अगर आपको ऐसे लगा हुआ मिले समझ जाना कि ये इसके ऊपर आना है। तो सी वेक्टर है ये, सी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर एन, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इनके बीच का क्या रिलेशन वो बताना है। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये 2-3 बार आया ये क्वेश्चन, रिपीट होता रहता है कई बार, मतलब कभी फिल इन द ब्लैंक बना देंगे, कभी वन वर्ड बना देंगे, अलग अलग स्टाइल में पूछ रहे हैं इसको। तो हमसे पूछा गया क्या है, टाइम पीरियड पूछा गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो कि होता है 24 आवर्स होता है हमारा, 24 घंटे की होती है सैटेलाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन, फॉर्मूला बताना है वर्क डन का जब रोटेटरी मोशन हो रहा हो। हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं, ये यूनिट कन्वर्जन है वो बताना है। फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंड्रिकल कैप्ट इन पेरिस, तो ये जो इसका जो मास है वो किसको यहाँ पे क्या डिफाइन करता है वो चीज़। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री होता होगा यहाँ पे भी, और क्या होता है, सेम रेंज, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर 60 डिग्री भी होता हो शायद से, पता नहीं भाई, आप देख लेना, इसका मेरे को नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे, बट जो भी है मैंने पढ़ा था कोई, मतलब शायद 30 के हिसाब से 45 पे होता है, 60 होता होगा प्रोबेबली, या फिर ऐसा ही कुछ, देख लेना आप एक बार, क्रॉस चेक कर लेना अपना, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, बट जो भी है इजी क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये लिख रखा है गाइड वगैरह बुक में मिल जाएगा। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ये तो वापस से आ गया भाई, रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको भी, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा क्वेश्चन को, वेबसाइट के ऊपर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, वहां से प्रिपेयर कर लेना अच्छे से सारी चीज़ें, अगर टाइम मिलेगा आंसर लिखने का तो आंसर भी लिख दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, रिपीट हो जाता है ना जो बार बार, ये सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं अलग अलग, तो जो रिपीट हो जाता है कई बार उसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, ऐसी किसी को भी नहीं उठा के कर देता। द फिल इन द ब्लैंक ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन द यूनिवर्स, ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर पार्टिकल, दिस यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड, यानी कि एक पार्टिकल यूनिवर्स के अंदर, देखो ये तो सबसे आसान है भाई, तुमने पार्ट पूरी यूनिटी इसी के ऊपर तो चल रही है हमारी, अट्रैक्शन ईच अदर पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसको हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं ना। तो द एंगल बिटवीन, यहाँ पे ग्रेविटेशन लिख लेना आप इसमें, ठीक है। द एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक फॉर दैट पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वो क्या कहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट, कितने जूल वर्क जो है 1 कैलोरी हीट के बराबर होता है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मोलिक्यूल ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज, तो कितना होता है वो बताना है हमको। When a body being acted by an external periodic force vibrates with the frequency of the force, then the vibration of the body are called, fill in the blank, vibrations. If a vector, if a vector A is multiplied by a scalar m, देखो वहाँ पे n दे रखा था, यहाँ पे m दे दिया, कंफ्यूज करते रहते हैं ऐसे ये। What will be the resultant vector, तो resultant vector क्या रहेगा। What is the relation between coefficient of static friction and angle of friction, इनके बीच का रिलेशन बताना है। What is the unit ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम होता है ना हमारा, मतलब एक तो स्टैंडर्ड होता है सही वाला, एक उससे नीचे वाला, तो वो CGS वाला जो है उसके अंदर बताना आपको वर्क की जो यूनिट है वो क्या होगी।
राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के अंदर ये वापस से रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो भाई इतने सारे क्वेश्चन में ढूंढने में ना दिमाग हिल जाता है मेरा भी कि भाई कौन सा क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट हो रहा है। अब मुझे सपने आते नहीं है, जो जो मिलता रहता है वो करता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इनको, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं टाइम मिलेगा ना जब जैसे वीडियो खत्म कर दूंगा उसके बाद में मैं वापस से इनको अपडेट कर दूंगा। सारी चीज़ें वेबसाइट पे देख लेना, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ आंसर्स वगैरह भी कुछ एक के लिखूंगा मैं, तो वो सारे अपडेट आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से देख लिया करो आप एक बार, ठीक है। वहां से देखोगे आपको, अगर बाद में भी वीडियो देख रहे हो ना, अगर इस साल के बाद भी वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको भी फायदा होगा। वहाँ पे अपडेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन नए एग्जाम में आएंगे वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, या जो रिपीट हो जाएगा वो चीज़ें भी, ठीक है। चलो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटरी मोशन, ये तो हो गया ना हमारा। राइट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आर ऑफ अ सॉलिड मटेरियल। When so joule of heat is given to a gaseous system, then internal energy increases by 30 जूल। देखो ये सेम सा क्वेश्चन था पहले भी एक, जिसमें हमको जो है पता नहीं 100 जूल कितना था, और उसमें वहां पे जो एनर्जी थी वो 60 जूल बढ़ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था वो क्वेश्चन, तो उसमें जो है वैसा सही क्वेश्चन, बस वैल्यू बदल दी जा रही है। फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बता दो इस सिस्टम के द्वारा। द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 5 साइन 200 टी गिव वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन। ये ऐसा क्वेश्चन था, बट उसकी जो वैल्यू है वो बदल दी गई है यहाँ पे। तो कोशिश करूंगा मैं ये जो क्वेश्चन है ना वेबसाइट पे इकट्ठे कर दूं, ताकि आपको पता लग जाए कि वैल्यू बदल के भी बदले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार वेबसाइट पे क्रॉस चेक कर लेना, तो वेबसाइट पे मैं अपडेट कर दूंगा इन सारे क्वेश्चन को, ताकि आपको और भी सुविधा मिल सके, ठीक है ना। यानी कि आपको ढूंढने में या वो चीज़ें करने में दिक्कत ना हो, एक ही टॉपिक से मिल जाए एक साथ ही। चलो अगला देखते हैं हम। अगला जो पोर्शन है वो हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चंस का। तो 2 मार्क्स और करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद में हम 3 मार्क्स और बड़े जो क्वेश्चन है उसके बाद एक्स्ट्रा एडिशनल जो क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के 5 मार्क्स वाले हैं वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो यार फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना। चलो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ बता दो न्यूटन का, और डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट भी बता दो, जो कि है न्यूटन फोर्स वाली। तो और ये सेकंड लॉ तुम बता दो भाई। एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको एक्सप्लेन करनी है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अ प्लैनेट इज 4 टाइम्स इन कंपैरिजन टू एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। यानी कि जो है ये बोल रहे हैं हमसे कि जो एवरेज डिस्टेंस है ना सूरज का किसी एक प्लैनेट से, वो 4 गुना है पृथ्वी का सूरज से जो कंपेयर जो डिस्टेंस उसके कंपेरेटिवली। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, तो उस टाइम रिवोल्यू मतलब एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और उसके बिहाफ पे पूरा आंसर निकल जाएगा आपका। तो आपको जो है टाइम पीरियड बताना है प्लैनेट के रिवोल्यूशन का। Force of 160 Newton is applied on a nail whose tip has a cross sectional area of 0.004 centimeter square. Calculate the pressure on the tip. तो हमको इसकी टिप पे प्रेशर बताना है जब इतना फोर्स उसके ऊपर लगेगा। What is the first law of thermodynamic? थर्मोडायनेमिक का पहला नियम बता दो भाई। Explain adiabatic process on the basis of first law of thermodynamic, और यहाँ पे ये प्रोसेस भी हमको बताना है। वो राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एक्सक्यूडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट्स एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये जो है ग्राफ सा होता है ना हमारा, तो वो भी हमको बताना है इसमें। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, भाई इतनी बार रिपीट हुआ ना इसने, मतलब गदर मचा रखा है इस क्वेश्चन ने। इसको पक्का पक्का कर लेना, तुम कहीं से भी ढूंढ के लाना पड़े कर लेना इसको। तो मतलब इतना इतना तो कोई सा क्वेश्चन नहीं आया भाई। बड़े क्वेश्चन तो चलो ठीक है, देखो क्या होता है एक्चुअल में, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े कम रिपीट होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े क्वेश्चंस पे जाते हैं वो बनते नहीं है, जब यूनिटी खत्म हो जाती है भाई क्वेश्चन ही नहीं बनते इतने सारे, तो इसीलिए वो लिमिटेड होते हैं, रिपीट होते रहते हैं फिर वो बार बार। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही आर्टिकल के अंदर है वेबसाइट पे सारे लिख रखे हैं मैंने, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 5 जितने भी है सारे एक ही आर्टिकल में मिलेंगे। अगर आपको वहां से करना है वहां से भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चेक वेदर हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नोट, जहाँ पे एम मास ऑफ मटेरियल, वी वेलोसिटी, जी ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच जो है उसकी हाइट है। तो इसके हिसाब से आपको ये वेदर बतानी है, कंडीशन जो है सही है यानी क्या चीज़ है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन तुमको याद आ रही होगी ना, कहीं कहीं पड़ी पड़ी सी है। तो यही इक्वेशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की मदद से जो है आपको ये इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, ये रिजल्ट लेके आना है, और ये कर लेना अच्छे से। ये कई बार देखा मैंने रिपीट हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टी टाइम होता है।
व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? राइट लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बता दो, उसके नियम भी बता दो फ्रिक्शन की। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन भी आपको फाइंड करनी है। डिफाइन एस्केप स्पीड। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ। तो आपको जो है यहाँ पे एस्केप स्पीड बतानी है और उसके लिए फॉर्मूला भी डिटेक्ट करना है कि क्या फॉर्मूला रहेगा। व्हाट इज विस्कोसिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन? तो इसके बीच में डिफरेंस हमको बताना है। An electric heater supplies heat to a system at the rate of 100 watt. If system performs work at the rate of 75 joules per second, at which rate is the internal energy increasing? तो किस रेट पे internal energy उसकी increase होगी? What do you mean by the specific heat capacity? Find the ratio of टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv फॉर द डायटोमिक गैसेज। यहाँ पे बता भी रखा है Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो उसके हिसाब से आपको रेशो फाइंड करनी है। डिफाइन स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। तो स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स के बारे में डिफाइन करना है। ये वाला भी देखो उसी में से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला था ना, उसी के आसपास है शायद ये भी कहीं। तो चेक द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मेथड की मदद से करना है, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज इक्वल टू टाइम। कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना इसका। An object is moving in a given direction with a defined velocity, draw time velocity and time displacement graph for the object। ग्राफ आपको बताना है, मतलब ग्राफ वो होते हैं, ये ऐसे वाले होते हैं ना, अरे क्या बना दिया मैंने, ये ऐसे वाले होते हैं, कुछ ऐसे वाले होते हैं कर्वी से, मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग ग्राफ बनते हैं। तो आपको इनके ग्राफ बना के दिखाने कौन सा क्या ग्राफ बनेगा इनका। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ड्रा टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको दो ग्राफ बनाने हैं। टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो कि होता है आपका ये वाला होता है ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी विद टाइम। तो जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना टाइम, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये आप देख लेना कौन सा है, मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ ग्राफ बनाने हैं आपको, दो ग्राफ बना के दिखाने हैं। A batsman hit back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकंड। तो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल आ रही है और उसको जो है बिना उसी की डायरेक्शन में वो रिपीट कर देता है, मतलब हिट कर देता है, आई थिंक सो। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg, अगर उस बॉल का मास 0.15 kg है तो डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पैक्ट इम्पार्टेड टू द बॉल। तो उसके ऊपर जो इम्पल्स है वो बताना है। अज्यूम करना है आपको लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, बॉल का जो मोशन है वो लीनियर है बिल्कुल से। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। Obtain the expression for acceleration due to gravity at the depth d below the earth's surface in terms of acceleration due to gravity at earth's surface and the radius of earth। उसके हिसाब से आपको एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कई बार देखो, ये जो है ना एग्जाम में जैसा दे रखा है वैसा लिख रखा है मैंने। अब मेरे को समझ आ गया है, तुम में से कुछ कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसा ऐसा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 5 sin 100 पाई टी। द डिस्प्लेसमेंट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स एंड द टाइम इन सेकंड। तो हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। देखो जो है ना, जब हम एक नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, तुमको याद होगा ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में और ऐसी सही इक्वेशन थी, उसमें हमको सिर्फ एम्पलीट्यूड फाइंड करना था। अब हमसे दो चीजें निकलवा रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी फ्रीक्वेंसी भी। तो यहाँ दो नंबर की इस प्रकार हो रही है हमारी, ठीक है, यानी कि एक चीज निकालेंगे एक नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियामेटिक प्रोसेस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये चीज बताता हूँ तुमको, बहुत खतरनाक सी। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी है और 2 नंबर में भी है। क्वेश्चन का आंसर उतना सा ही है भाई, आंसर नहीं बदलेगा आपका, आंसर उतना ही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन के मार्किंग बदल देते हैं कई बार, कभी 3 नंबर में दे देते हैं, कभी 2 नंबर में। तो ध्यान रखना इसका। कहीं आप सोचो कि भाई 3 नंबर के हिसाब से मैं करके नहीं आया, उतना ही लिखना है जितना 2 नंबर में लिखना है तुमको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलरिटी? राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। If a physical quantity is P is equal to A square B square upon C square and the percentage error in the measurement of A, B and C are 1%, 2% and 3% respectively, find the maximum percentage error in the measurement of physical quantity P। जो ये हमारी physical quantity P है ना, इसमें कितनी error हुई होगी फाइनल में, वो हमको बताना है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी इक्वेशंस बदल बदल के दिया भी जा सकता है, आपको ध्यान रखना है इसका। इनमें जो है जनरली तो ये करते हैं, इक्वेशंस की बदल देते हैं, यानी कि जो एरर है मान लो 2%, 3%,
50% कर देंगे, ऐसा कुछ करके दे देंगे और आपको कन्फ्यूज कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना उस चीज़ का, यानी कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग अ कैच, वाई। तो एक क्रिकेटर जो है अपने हाथों से जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे कर लेता है, कारण दो। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पल्स, इफ इज इम्पल्स अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहले एक नंबर का आएगा आपका इम्पल्स का मतलब क्या है, और एक नंबर में आपका कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का एक नंबर, दो क्वेश्चन है दो नंबर यहाँ पे मिलेंगे। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी जीरो, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है, देन विल द बॉडी रिमेन नेसेसरीली इन द रेस्ट पोजीशन, तो क्या वो रेस्ट पोजीशन में रहेगी। राइट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म के अंदर जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको लिखना है, यानी कि जो फार्मूला है ना वो लिखना आपको। व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट इट्स वन यूज। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, उसका एक यूज भी आपको बताना है। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा, वेरिएशन आएगा, वो बताना है ग्रेविटी की वजह से। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, डिटरमाइन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ बतानी है, सेकंड पेंडुलम क्या वो बताना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के दो एग्जांपल आपको देने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिलैरिटी, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ये शायद अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन, आई थिंक सो। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट, यूनिट भी लिखनी है और साथ में आपको डिफाइन भी करना है। ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है। देखो ये इसके जो ग्राफ है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले के, इसके कर लेना आप, एग्जाम्स में आते रहते हैं अलग अलग स्टाइल में। ये देखो एक और क्वेश्चन, ड्रा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम था, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का आपको ग्राफ बनाना है। राइट स्ट्रोक लॉ, स्ट्रोक लॉ भी आया था एक बार एग्जाम में, और ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, रिपीट होता रहता है ये भी। द अप्लाइड फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k ऑन अ पार्टिकल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 3k, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो हमको बताना है। यहाँ पे जे कैप भी हो सकता है प्रोबेबली, जहाँ तक मुझे याद है। कुछ एरर हो जाती है यार कई बार, देखो कुछ चीज़ें क्या होती है हम लोग लिख नहीं पाते, मतलब लिखने को ऐसे तो लिख दिया, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे एग्जाम में तो लिख देंगे, वो पता नहीं कहाँ से लिखते हैं, मैंने टाइप करके देखा लिखा ही नहीं जाता यार वो चीज़, पता नहीं कहाँ से लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी एंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ए बी सी 1 2 एंड 3% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x। देखो उस टाइम पे वहाँ पे था ना, एक थोड़ी देर पहले बोल रहा था मैं, इक्वेशन बदल सकते हैं, यहाँ पे बदल दिया इन्होंने, ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी कर दिया, वहाँ पे इक्वेशन कुछ और थी, स्क्वायर में था शायद से, और वहाँ पे जो एरर थी वो ऐसी ही थी एरर भी, और वहाँ पे पी बना रखा था, यहाँ पे एक्स बना दिया उसका, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं आपको, ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, राइट पास्कल लॉ, पास्कल लॉ आपको बताना है। तो ये था इस वीडियो में हमारा टोटल, बाकी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है ना, तो वो हम एक अलग से एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ एक ध्यान रखना है, वेबसाइट पे से देख लेना अगर तुमको ज़्यादा जल्दी हो ना, तो वेबसाइट पे cclchapter.com, इस वेबसाइट पे लिख रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है वहीं पे लिखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें, वीडियो बनाने में लेट हो सकता है बट वहाँ पे सारा लिख रखा है मैंने, इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और या फिर आप गूगल पे सर्च करके विजिट कर सकते हो, और बुक वगैरह में से प्रिपेयर कर लेना इनको। अगर फिर आपको ऐसा ना लगे कि पेपर देखते ही भाई ये कैसा पेपर आ गया, मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा, मतलब हमको लग रहा था सिंपल सा प्यारा सा पेपर आएगा और ये कैसा आ गया, तो डर ना लगे, इसीलिए सारे क्वेश्चन कर लेना। सारे जितने क्वेश्चन है भाई मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं ये सारे के सारे, 2016 से लेके और 2022 तक जितने पेपर हुए हैं आपके 11th क्लास में फिजिक्स के, सारे पेपरों के क्वेश्चन सही है। तो देख लो तुम कितने सारे, तभी क्वेश्चन ज्यादा लग रहे होंगे तुमको थोड़े से, बट कर लेना, इनमें से ही रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे इनमें से, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनको। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।